शुरू अल्लाह के नाम से। आपके सिलेबस का 12वां टॉपिक बदलता हिंदुस्तान। इस टॉपिक में आपको 3 नुकात के बारे में मालूमात हासिल करनी है। नंबर 1 समाजी शोभा, नंबर 2 खेल का शोभा और तीसरा जो है सियाहत और सकाफत का शोभा। उसमें आपको पहला जो है समाजी शोभा, इसके बारे में पिछले वीडियो में और पिछले पीरियड में हमने सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की। गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने सेहत से मुतालिक जो पॉलिसियां बनाई उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। आज हम समाजी शोबे में ही जो है माहौलियात से मुतालिक गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसियां, खुसूसन महाराष्ट्र से जुड़े हुए मामले को इस पॉइंट में और आज के वीडियो में, आज के पीरियड में उसको जानेंगे हम। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, तो इसका यह मतलब है कि हिंदुस्तानी समाज भी तरक्की कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज भी उसमें बेदारी आ रही है। समाज बदल रहा है तो सेहत का बेहतर होना जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए अच्छे माहौल का होना जरूरी है। मुल्क की तरक्की में समाज की तरक्की सेहत में छुपी हुई है और अच्छी सेहत का राज अच्छे माहौल से जुड़ा हुआ है। माहौलियात में आज हम देखते हैं हमारे अतराफ के माहौल में कई तरह की आलूदगियां हैं, कई तरह की खराबियां हमारे माहौल में पैदा हो चुकी हैं। आमतौर पे 3 तरह की आलूदगियां होती हैं। एक हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी, जमीन की आलूदगी कहते हैं उसे। ये 3 तरह की आलूदगियों को आज हम फेस कर रहे हैं और अगर हम इससे निजात हासिल नहीं करेंगे तो सेहत पर असर पड़ने के पूरे इम्कानात हैं। जैसे हवा की आलूदगी, आज हम छोटे से छोटे काम के लिए भी, कम से कम फासले के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गाड़ी पेट्रोल जब इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है, तो उससे गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब चलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे सेहत के लिए बहुत मुज़ीर है, नुकसानदेह है। हम छोटे से छोटे काम के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। बहुत करीब भी जाना रहा तो हम पेट्रोल लेकर के इस्तेमाल करते जाते हैं, आलूदगी बढ़ती है, सेहत पर असर पड़ता है। दिल्ली में जब सर्वे हुआ, आलूदगी का जो सर्वे हुआ, तो वो सर्वे में ये पाया गया कि आलूदगी का जो खतरे की जो अलामत है उससे कई गुना ज्यादा आलूदगी दिल्ली शहर में थी। इवन हमारे शहर सोलापुर में भी आलूदगी का मियार या लेवल जो है बहुत हाई है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। जब हम निकलते हैं तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस में ऑक्सीजन कम जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाती है, जबकि हमारे बॉडी को ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। और हम फेफड़ों में हम कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर रहे हैं, जिससे फेफड़ों के कैंसर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। कई तरह की मुसीर और खतरनाक बीमारियां होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन बढ़ते हुए गाड़ियों के इसको रोकने के लिए कुछ पॉलिसियां बनाई। जैसे दिल्ली शहर में दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई, वो ये थी कि उन्होंने अपने शहर में ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां चलाना शुरू करवा दिया। यानी जैसे आज तारीख है, तकरीबन आज 16 तारीख है या 17 तारीख है, आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इवन नंबर मतलब 0, 2, 4, 6 और 8, जो 4 डिजिट होते हैं गाड़ी के नंबर के, जैसे MS13, उसके बाद जो नीचे 4 नंबर होते हैं, लास्ट जो अल्फाबेट रहता, जैसे 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 0 रहा, तो उसी नंबर की गाड़ियां आज चलेंगी एक दिन, वही नंबर की। इसके बाद कल और नंबर है 17 तारीख के कल, तो
तो 17 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेगी, जो लास्ट नंबर होता है, जैसे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, यानी गाड़ियों के 4 डिजिट में जो आखिरी नंबर रहता गाड़ी का, उसके हिसाब से वो गाड़ी चलेगी। अगर कोई शरारत करके दूसरी गाड़ी लाया तो उसकी गाड़ी जब्त, उस पर जुर्माना। दिल्ली शहर में आलूदगी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने काम किया और इवन नंबर की गाड़ियां चलाना शुरू किया। उसके बाद दूसरा काम, गवर्नमेंट ने पीयूसी कंप्लीट किया, पीयूसी को कंपलसरी किया, पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट, पीयूसी। यानी आप जो है पेट्रोल पंप पे जाते हैं गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए, वहां पीयूसी सर्टिफिकेट देते हैं। देखो आपके साइलेंसर में जो धुआं निकलता है, वहां मशीन लगाकर आपके गाड़ी से के धुएं में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो चेक होता है, और वो पीयूसी सर्टिफिकेट देते हैं। अगर आपके गाड़ी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहा तो गाड़ी को बैन करते हैं, बंद करके जब्त कर लेते हैं। पीयूसी सर्टिफिकेट होना आपके पास कंपलसरी है। आप जब गाड़ी ले जा रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना और पीयूसी सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ा है तो आपकी 2 चीजें मांगता है। पीयूसी का मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी आपके गाड़ियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो कंट्रोल में है, काबू में है। वो सर्टिफिकेट दे दे पेट्रोल पंप पे कहीं भी, और आपके जेब में रहना जरूरी है। वो हर 3 महीने को निकालना है। इसके अलावा गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करती है हमेशा कि गाड़ियों की देखभाल की जाए। इश्तेहारात निकालते हैं, टीवी में ऐड देते हैं, गाड़ियों को मेंटेन करो अच्छी तरह से, अच्छी किस्म का पेट्रोल डालो, गाड़ी का ऑयल वक्त ब वक्त जो है चेंज करते रहो। 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद गाड़ी का ऑयल चेंज करना चाहिए। इसके अलावा गाड़ियों के तमाम चाक, 2 व्हीलर रही, साइकिल रही या ट्रक रहा, एरोप्लेन रहा, तो उस सूरत में गाड़ी अगर है तो उसमें ऑयल बराबर चेंज होना चाहिए, हवा बराबर बैलेंस होना चाहिए। एक में हवा ज्यादा है, एक में हवा कम है तो स्पीड कम होगी, लोड पड़ेगा मशीन के ऊपर। गवर्नमेंट तमाम बातें बताती है। ब्रेक सिस्टम सही है क्या, क्लच सिस्टम सही है क्या, गियर का मामला बिल्कुल बराबर है क्या। अगर इन मशीनों पे लोड पड़ा तो गाड़ी धुआं ज्यादा छोड़ती है। ज्यादा धुआं मतलब सोसाइटी में, माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उतना बढ़ता जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सीएनजी गैस कंपलसरी कर रही है। अभी तक हमारी गाड़ियां, शहर सोलापुर की बात करें हम, बड़े बड़े शहरों में खासतौर पे बंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, जो बड़े सिटीज हैं, वहां पर गवर्नमेंट ने 1998 से ही सीएनजी गाड़ियां बाजार में लाना शुरू कर दिया। सीएनजी ये एक किस्म की गैस है। सीएनजी के मानी होते हैं कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी, जिसके पंप होते हैं, जिसे एलपीजी होता है, लिक्विड प्रोफाइल गैस होती है। वो लिक्विड की सूरत में होती है। जो हमारे घरों में जो रसोई गैस होता है ना, वो टाकी जो है उसमें एलपीजी होता है। एलपीजी अलग, सीएनजी अलग। सीएनजी के इस्तेमाल से आमतौर पे गाड़ियों में धुआं कम निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम खारिज होती है। इससे बढ़कर गवर्नमेंट आज ये पॉलिसी बना रही है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, हुंडई की कार आई हुई है नई, जो लाइट पर और चार्जिंग पर होती है। गवर्नमेंट का इन फ्यूचर प्लानिंग ये है पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, ताकि जो आलूदगी हवा में बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके लिए सबसे बेहतर क्या है, एक तो उन्होंने सीएनजी शुरू किया, सीएनजी के बाद अब वो शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक शुरू कर रहे हो, शुरुआत हो चुकी है। हमारे शहर में सीएनजी का पंप भी नहीं है, इलेक्ट्रिक वो नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर 2-3 साल में, 5 साल में, 10 साल में हमारे पास पेट्रोल पंप के बराबर जो है इलेक्ट्रिक कार या बाइक होती है, उसको चार्जिंग करने के लिए वो यूनिट शहर में शायद शुरू हो, जो आलूदगी को रोकने में ज्यादा कारआमद साबित होती।
माहौल में हवा की आलूदगी एक फैक्टर नहीं है, दूसरा फैक्टर और एक है। दूसरा फैक्टर क्या है? वो है पानी की आलूदगी। अच्छे समाज के लिए अच्छी सेहत का होना जरूरी है, और अच्छी सेहत के लिए अच्छे पानी का होना जरूरी है। तो आज जैसे हवा आलूदा हो रहा है, पानी भी आलूदा हो रहा है। जैसे नदियों में, तालाबों में फैक्ट्रियों से निकला हुआ केमिकल मिला हुआ पानी नदियों में, तालाबों में छोड़ दिया जाता है। समंदर के किनारे बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं, तमाम केमिकल का पानी समंदर में डाल दिया जाता है। जिससे आपने देखा होगा पिछले साल, या आप अक्सर पेपर में पढ़ते हैं कि समंदर के किनारे, साहिल किनारे जो है कई मछलियां, हजारों की तादाद में मछलियां जो है मरकर पड़ी हुई हैं। कई आपने मिसालें सुनी होंगी। इसके अलावा कई कछुए केमिकल का पानी जो छोड़ा जाता है समंदर में, वो मरकर पड़ते हैं बाहर आकर। पिछले साल की बात है, वेल मछली जो है, बड़ी वेल मछली, ये बंबई के साहिल पर आकर पड़ी हुई थी। अब उसको समंदर में छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अब ये हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि समंदर के पानी में जो केमिकल का पानी जो डाला जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, जिससे समंदर की आलूदगी बढ़ रही है, जिससे आबी जानवर खत्म हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा काम है। उसके बाद हम अगर नदियों की बात करें तो गंदा पानी मिक्स होता है, केमिकल पानी मिक्स होता है। और इसके अलावा गांव के करीब जो तालाब होते हैं, नदी जो बहती है, वहीं पर हम क्या करते हैं, गांव के लोग जो कपड़े वहीं धोते हैं। इसके अलावा गाय, बैल, भैंसों को नदी, तालाब में ही नहलाया जाता है। जो साबुन होता है, जो वॉशिंग पाउडर होता है, वो एक केमिकल, एक तरह से वही पानी मिक्स होता है। बच्चों को वहीं नहलाते हैं। इसके अलावा दीगर जरूरियात भी वही करते हैं पूरा, और घरों में बाद में जाकर वहीं से पीने का पानी लाकर अपने घरों में रखते हैं। पानी की आलूदगी हुई, वही आलूदा पानी गांव के लोग या अतराफ के लोग लाकर घर में रखते हैं और वही पीते हैं, जिससे बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरिया, उल्टी जुलाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेहत पर असर होता है। ये पानी की आलूदगी का मामला। इसके अलावा जमीन की आलूदगी का मामला, हम किसान आज जो है ज्यादा पैसा कमाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहा, केमिकल खाद का इस्तेमाल कर रहा, फर्टिलाइजर का मिलाते हैं, फसल अच्छी आती है, बड़े पैमाने पर आती है, किसान बहुत खुश होता है। लेकिन जो वो खाद इस्तेमाल कर रहा केमिकल, उससे जमीन की जरखेजी दिन ब दिन हम या खत्म होती है या तो कम होती जाती है, और हमें क्या लग रहा है फसल बहुत अच्छी आ रही है, जबकि जरखेजी कम होती जा रही है। इसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक खराब नहीं होता, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक के गिलास जो हम इस्तेमाल करते हैं नुकसानदेह है। ये हम उसी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए या कोई चीज लाने के लिए। बाजार जाते हैं तो हम सामने वाले को जो कैरी बैग मांगते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन कैरी बैग मांगते हैं, वो ज्यादा इस्तेमाल जमीन के लिए और माहौल के लिए नुकसानदेह। प्लास्टिक गलता नहीं, जमीन में रखो खराब नहीं होता, उलट जमीन की जरखेजी खराब करता हो, पानी की आलूदगी में इजाफा करता, हवा की आलूदगी में इजाफा करता हो। इसीलिए जहां तक हो सके वहां तक प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। अपने घर से कुछ चीज लाने जा रहे हैं तो कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें। जहां तक मुमकिन हो वहां तक प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो। इसके अलावा हम जो है चाय पीते हैं, प्लास्टिक इसमें चाय पीते हैं, बहुत नुकसानदेह है। गर्म चीजें प्लास्टिक के कैरी बैग में नहीं लानी चाहिए, सेहत पर असर पड़ता। ये तमाम चीजें माहौलियात से मुताल्लिक हैं। अब माहौल में हम तो अकेले रहते नहीं, इंसानों के साथ साथ दीगर जानवर भी रहते हैं, चरिंद परिंद रहते हैं, बराबर बोला मैं? रुक गया। माहौल में हमारे अतराफ में इंसानों के अलावा भी जो है अल्लाह की बहुत सारी दीगर मखलूक भी रहती है,
और उनका वजूद और उनकी बका हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ हम इंसान जिंदा रहेंगे और तमाम जानवर खत्म हो जाएंगे तो इंसानियत के लिए मुनासिब नहीं है और हम भी खत्म हो जाएंगे। तो हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, जितनी आलूदगियां हैं उसका असर इंसान के साथ साथ जानवरों के सेहत पर भी नजर आ रहा। जैसे जमीन में खाद का इस्तेमाल करने से, कीमिया का इस्तेमाल करने से जमीन की जरखीज़ खत्म हो रही, हमको जो है ओरिजिनल अनाज नहीं मिल रहा हमारे को जिसमें ताकत हो। हम टमाटर इस्तेमाल करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक हैबिट होता है बहुत लाल रंग का होता, और एक होता है जवारी जो है कुदरती तौर पर बना हुआ, वो उतना लाल नहीं रहता, लेकिन हमको वो जो लाल दिखता है वो बहुत अच्छा लगता है हमारे को, जबकि वो खाने के बाद ज्यादा उसका बेनिफिट नहीं है क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ है, केमिकल डालकर वो फसल आई हुई है। जबकि जो कुदरती तौर पर जो टमाटर उगते हैं वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो जब खाद का इस्तेमाल हो रहा तो किसान क्या कर रहा, केमिकल मिक्स करके जमीन से ज्यादा फसल ले रहा। तो महाराष्ट्र की एक खातून है जिनका नाम है राहीबाई पोपीरे, राहीबाई पोपीरे, ये खातून का नाम है। इसने जो है कुदरती तौर पर जो बीज होते हैं, बीज उसका जखेरा करना शुरू कर दिया। इसने बीज सीड बैंक बनाया, इसने सीड बैंक, सीड मतलब बीज, उसकी बैंक बनाना शुरू किया। मतलब अलग अलग नस्ल के जो सब्जी तरकारियां होती है उसके कुदरती जो बीज है वो जमा करना शुरू किया उसने। जैसे टमाटर है, बैंगन है, बटाटे हैं, करेले हैं, कद्दू हैं, दूसरे किस्म की तरकारियां हैं, सबके बीज उसने जमा करना शुरू कर दिया। क्यों किया ऐसा उसने? क्योंकि उसके घर में जो उसके बेटे का जो ये है पोतरा जिसको बोलते हैं, पोतरा या नवासा जो है, वो खाद केमिकल से उगे हुए फसल जो चीजें आई थी वो खाया था वो, जिससे उसके सेहत पर असर हुआ था। तो जब उसने मालूम हुआ तो उसने डिसाइड किया कि अब केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, कुदरती बीज जो हैं उनको रख कर उससे फसल ली जाएगी, केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं होगा। तो उसने क्या किया, ऐसे बीजों को जमा करना शुरू किया। उसने अपने घर में उसने सीड बैंक बनाए। उसने सीड बैंक मतलब बीज, सीड मतलब बीज, उसकी बैंक। और उसने क्या किया, उसने मटके होते मालूम है मिट्टी के अलग अलग मटके लाए, उसने लाकर उसमें बीज, उसको जो है बाहर से गोबर जो है कुदरती ये लेप लगाया गोबर से, अंदर जो है नीम का और दूसरे कुदरती चीजें उसका लेप लगाकर उन चीजों को उसमें जमा किया, इसमें वो उस मटके में हो, और उसको जो है उसने जमीन के अंदर रखा, उसका पूरा प्रोटेक्शन करके उसका। इस तरह से उसने बीजों को जमा करके उसकी बैंक बनाया। इस बात की दखल महाराष्ट्र हुकूमत ने भी ली, मरकज की हुकूमत ने भी ली, इसके अलावा बैनुल अक़वामी तंजीमों ने भी उस काम की दखल ली। और उस जमाने में टाइम मैगजीन के 100 पावरफुल औरतों में उस औरत को शुमार किया गया। इतना बड़ा काम उसका, जमीन में जो झील आलूदगी हो रही है उससे रोकने के लिए उसने काम किया। ये पहला। दूसरा है भाऊ कायदरे। भाऊ कायदरे ये वो इंसान है जिसने, व्हाइट ईगल होता है जो समंदर पे उड़ता है, ईगल मतलब बाज, बाज होता है, बाज परिंदा, एक चील जो है, चील से थोड़ा बड़ा होता है, बाज होता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट ईगल कहते हैं उसे, वो समंदर पे उड़ता है और वो समंदर में जो मछलियां होती हैं उसका शिकार करके अपना पेट पालता है। तो उसकी नस्ल हिंदुस्तान में खुसूसन महाराष्ट्र में खत्म होने की कगार पर थी। भाऊ कायदरे वो शख्स है जिसने एक तंजीम बनाई जिसका नाम है सह्याद्री निसर्ग मित्र। सह्याद्री निसर्ग मित्र नामी तंजीम बनाई, कुछ लोगों को उससे जोड़ा और जोड़कर रत्नागिरी के साहिलों पर उसने दौरा किया और उसने ये देखा कि व्हाइट ईगल के अंडों को चुराया जा रहा है, उसकी इसमें ये हो रहा है, उन बच्चों को, उसके बच्चों को, उसके और जो बाज परिंदा है उनके अंडों को जो है दूसरे मुल्कों को बेचा जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और उनके घोंसलों को खत्म किया जा रहा है, जिससे
व्हाइट ईगल का वजूद खतरे में पड़ गया था, तो उसने मेहनत की, कोशिश की व्हाइट ईगल को बचाने की, और उसने जो अपनी तंजीम के जरिए जहां बाज परिंदा अंडे देता है वहां उन घोंसलों की उसने हिफाजत की, जिसका असर ये हुआ कि वो जो नस्ल जो खतरे में थी आज बड़े पैमाने पर व्हाइट ईगल जो है बड़े पैमाने पर दस्तयाब हैं, आलूद हैं। उसके बाद उसने और एक काम किया, उसने कछुए होते मालूम आपको, कुछ कछुए ऐसे होते हैं जो समंदर में रहते हैं और अंडे देने के लिए जमीन पर आते हैं। भाऊ कायदरे और उसकी टीम ने रत्नागिरी जिले में जो साहिल इलाके होते हैं वहां जो कछुए अंडे देने को आते हैं उनकी हिफाजत की, उन साहिलों की हिफाजत की जहां कछुए अंडे देने आते हैं। और उनकी कोशिश का ये हल निकला कि एक साल जो है तकरीबन 2500 से 3000 कछुए और उनके बच्चे जो है समंदर में वापस लौट गए, यानी कछुओं की नस्ल में इजाफा हुआ। पहले क्या होता था, कछुए अंडे देने आते थे तो वो सयाह जो घूमने फिरने आते हैं उसको नुकसान पहुंचाते थे अंडे को, तो इन्होंने खास तौर पे कोशिश की, उन अंडों की हिफाजत की, उनसे जो बच्चे निकले जब समंदर में जा रहे थे तो उनको देखने के लिए गैर मुल्की लोग भी आए थे देखने के लिए। बड़ी तादाद में कछुए अपने समंदर में वापस जा रहे थे। ये बहुत खुश ऐन बात थी, एक नस्ल परवान चढ़ रही थी, जो खतरे में थी अब वो नस्ल परवान चढ़ रही थी। ये नेकी का काम है जिसको भाऊ कायदरे ने किया। इसके बाद और एक है प्रेम सागर मिस्त्री, इसने महाराष्ट्र में गिद्ध होता है मालूम है आपको, गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवर को चपाचप कर पूरा खा जाता है उसको। ये एक तरह से कुदरती जो है सफाई कामगार होते हैं। जंगल में जो जानवर मर गया उसकी लाश सड़ गल गई, अब वो मरते दफनाते तो नहीं है उनको, वो लाश पड़ी रहती है, जिससे बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके बदबू से। तो गिद्ध आते हैं और गिद्ध आकर वो जो लाश पड़ी हुई है उसको साफ कर देते हैं, उनका पेट जो है उसी पर चलता है। और ये गिद्ध कुदरत की एक बहुत बड़ी देन है, अगर ये नहीं होंगे ना तो आप इमेजिन करो जंगल में लाशें पड़ी हुई हैं, कोई उठाने को तैयार नहीं है, बदबू फैली हुई है, उस बदबू से कई और जानवर मर जाएंगे। तो इसीलिए गिद्ध की हिफाजत भी जरूरी थी। तो प्रेम सागर जो मिस्त्री है, इसका नाम मैं भूल गया शायद, उसने जो है एक काम किया, उसने इन गिद्धों की हिफाजत का जिम्मा लिया और उनके जो वो अंडे जो देते हैं वो जहां रहते हैं, जो घोंसले बनाते हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गिद्धों की जो नस्ल खत्म हो रही थी महाराष्ट्र में, खासतौर पर कोकण के इलाके में, उनको प्रमोट करने में और नस्ल को बढ़ाने में इस शख्स का बहुत बड़ा रोल है। ये 3 लोग माहौलियात को बचाने में अहम रोल अंजाम दिया। एक राही बाई पोपीरे, भाऊ कायदरे और प्रेम सागर मिस्त्री। ठीक है, याद रहेगा।